गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस बायोज्ञान। मैं अमन कुमार आप सभी बच्चों का मेरे क्लास के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एक नए टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में ये वीडियो बना है। पहला पार्ट आप देख रहे हैं। 3 पार्ट में इस वीडियो को हम लोग, इस पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, न्यूरॉन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन क्या है, एनिमल हार्मोन क्या है। तो ये 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले पार्ट में चर्चा कर लेते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। इस चीज को हम लोग समझते हैं, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। जी हाँ बच्चों, जब हम नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं तो यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि नियंत्रण किसका, नियंत्रण किस पर, नियंत्रण किसका और नियंत्रण किस पर, समन्वय किनके बीच में और समन्वय किनके द्वारा। जी बच्चों, नियंत्रण यहां पर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर, और यह नियंत्रण होगा हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारे दिमाग के द्वारा। समन्वय हमारे अंगों के बीच में, और इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा ब्रेन। दरअसल हमारे ब्रेन का हमारे अंगों पर नियंत्रण होता है। ब्रेन आदेश दे रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर के सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी कार्य को पूरा कर रहे होते हैं, आपस में समन्वय स्थापित करके किसी कार्य को पूरा कर रहे होते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर ये समन्वय क्या है। तो समन्वय का तात्पर्य यह है कि हमारे समन्वय का तात्पर्य है आपस में तालमेल स्थापित करना। जी हाँ, जब हमारे शरीर के अंग आपस में तालमेल स्थापित करके किसी कार्य को पूरा करते हैं नियंत्रित तरीके से, तो वह कहलाता है समन्वय। तो क्या कहलाता है वो, समन्वय। समन्वय जो होता है वो, अगर आप देखना चाहें फॉर एग्जाम्पल कि ये तालमेल किस प्रकार स्थापित होता है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित होता है, तो मैं आपको बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग, मेरे वर्ड के अकॉर्डिंग मेरा हाथ एक्शन कर रहा है, मेरे वर्ड के अकॉर्डिंग मेरा हाथ एक्शन कर रहा है। अर्थात मेरे माउथ और मेरे हैंड के बीच में एक तालमेल है, एक समन्वय है, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं। मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे सकता हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट भी कर रहे होंगे। तो यहां क्या हो रहा है, यहां आपके आंख, आपके कान और आपके हाथ के बीच में एक तालमेल है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक समन्वय है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका दिमाग। So that is all about control and coordination. Control and coordination इंटरनल भी होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक्सटर्नल भी होता है। जी हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। प्लांट में यह ग्रोथ के रूप में देखने को मिलता है, ज्यादातर ग्रोथ के रूप में, वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। जहां तक एनिमल के अंदर मैं आपको बताना चाहूं इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल कंट्रोल किस प्रकार होता है, तो आप यहां देख सकते हैं एक ह्यूमन के अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, वो सारे अपने अपने कार्य को करते हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं अलग अलग, लेकिन आपस में तालमेल, आपस में कोऑर्डिनेट स्थापित कर। जैसे आप देख लें, किडनी क्या कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, पैंक्रियाज क्या कर रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन कर रहा है, इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, भोजन का डाइजेशन कर रहा है। तो ये सारे अपने अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में तालमेल बैठा करके
कोऑर्डिनेट करके पूरा कर रहे हैं और इन सारे कार्यों को नियंत्रित कर रहा है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इन सारे कार्यों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये तो हो गया इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है, जिसमें ब्रेन की भूमिका होती है, जिसमें कुछ हार्मोन की भी भूमिका होती है। लेकिन एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है सजीवों के अंदर, और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, बाहरी समन्वय जो देखने को मिलता है वह वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण सजीव प्रतिक्रिया करते हैं। वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण सजीव प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे उनके अंगों के बीच में एक तालमेल स्थापित हो जाता है, जिससे उनके अंगों के बीच में एक तालमेल स्थापित हो जाता है, और जिसकी वजह से वह अनुक्रिया करते हैं, कोई क्रिया करते हैं। बाहरी ये जो परिवर्तन है, ये जो बाहरी जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। एनीथिंग चेंज इन इन्वायरमेंट, एनीथिंग चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच एनी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स और रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जी हाँ, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण सजीव के अंदर जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसके अंगों में समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोई अनुक्रिया होती है, उन सभी को सम्मिलित रूप से उद्दीपन कहते हैं। और इसको आप देख सकते हैं, जब बाहरी चेंजेस क्या होता है, हीट के रूप में होता है, कोल्ड के रूप में होता है, लाइट के रूप में आपको देखने को मिलता है, स्मेल के रूप में देखने को मिलता है, टच के रूप में आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देखें यहां पे कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आप देखते होंगे कि अपने आप को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए आप स्पॉन्टेनियस, आपका हाथ एक्शन करता है और अपने चेहरे को आप ढक लेते हैं, अपने चेहरे को आप ढक लेते हैं। इसी प्रकार जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है, बहुत अधिक ठंड पड़ रही होती है, तो उससे बचने के लिए हम आप क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, कॉफी पीते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, कॉफी पीते हैं। यानी हमारा शरीर एक्शन कर रहा होता है। जो एक्सटर्नल चेंजेज है एनवायरमेंट के अंदर, उसके लिए हमारा शरीर जो है एक्शन कर रहा होता है, अनुक्रिया कर रहा होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, बहुत कोई बैड स्मेल आपको जब देखने को मिलता है, आप कहीं से गुजरते हैं, बैड स्मेल जब आपको देखने को मिलता है, तो अचानक से आपका हाथ आपके नाक पे आ जाता है, आप उसको बंद कर देते हैं। ये क्या है, एक्शन है, ये एक्शन है, अनुक्रिया है। और किसकी वजह से हुआ, स्टिमुलस के कारण, उद्दीपन के कारण, जो बाहर एक्सचेंज, जो वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण ये एक्शन आपके अंदर हुआ है। और इन सब चीजों के अंदर कंट्रोल किसका है, ब्रेन का है। इन सब चीजों के अंदर कंट्रोल किसका है, ब्रेन का है। आप देख सकते हैं कि आप जब किसी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको आप टच करते हैं, लाइक मिल्कवीड, स्नेल, इसको जब आप टच करते हैं तो ये अपने आप को कवर के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। स्नेल अपने आप को कवर के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। मिल्कवीड, जिसको आप भोजक कहते हैं, वो क्या कर लेता है, अपने आप को सिकोड़ लेता है, राउंड राउंड कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो है बाहरी उद्दीपन के कारण, एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण जीवों में जो अनुक्रिया देखने को मिलती है, एक समन्वय उसके अंगों के बीच में, एक तालमेल उसके अंगों के बीच में देखने को मिलता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में आप देखेंगे कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो आप देखेंगे कि पानी की दिशा में ग्रो करती हैं, पानी की दिशा में वो ग्रो करती हैं। जो इंडोर प्लांट होता है, इंडोर प्लांट होता है, उसके आप शाखा को देखेंगे, उसके ब्रांचेज को, टहनी को, कि वो रोशनी की दिशा में, सूर्य की रोशनी की दिशा में ग्रो करना चाहती है। इसी प्रकार आप देखेंगे छुई मुई का पौधा, जिसको आप सेम प्लांट करते हैं, जब आप उसको टच करेंगे तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, उसको अपने आप को सिकोड़ लेता है। नहीं, अमीबा को आप देखेंगे कि जैसे ही उसके सामने से कोई जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, उसके अंदर भी आपको ये स्टिमुलस की वजह से जो है एक्शन देखने को मिल रहा है कि जब उसके सामने से कोई भोजन क्रॉस कर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए कूट पाद का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ये सारे जो एक्शन आपको देखने को मिलती है सजीवों के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, ये किसकी वजह से देखने को मिल रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण, बाहरी उद्दीपनों के कारण, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण जीवों के अंदर, उसके अंगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक तालमेल हो रहा है, अनुक्रिया हो रही है, और इन सब चीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है हमारा आपका दिमाग। सो दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन। अगर आप डिफिनेशन के रूप में इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सजीवों में महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा करने हेतु शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा नियंत्रित तरीके से तालमेल स्थापित कर किया गया कार्य क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। स्टिमुलस को आप लिख सकते हैं जिसको आप बाहरी वातावरण में परिवर्तन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आप लिख सकते हैं वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण सजीवों में जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है उसे उद्दीपन कहते हैं। यहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो प्रकार है, नियंत्रण एवं समन्वय के दो प्रकार है। एक प्रकार जो है आपको वह है तंत्रिका समन्वय, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरा है रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपको एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, हायर ग्रुप जो एनिमल होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम होता है। और ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर देखने को मिलता है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत संकेत, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और यहां पे इस तंत्रिका समन्वय नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो न्यूरॉन के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ये एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल हार्मोन प्ले करता है जो एनिमल भी सीक्रेट करते हैं और प्लांट भी सीक्रेट करते हैं, और उससे भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन। तो चूंकि ये पार्ट 1 है जिसमें हमने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और न्यूरॉन के बारे में, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम लोगों ने समझा और अब हम समझते हैं न्यूरॉन के बारे में, और न्यूरॉन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को हम लोग देखेंगे। तो आइए न्यूरॉन को हम लोग देखते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और उसके फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है। जी हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम। न्यूरॉन हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी है, सबसे लंबी कोशिका भी है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। इसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर के आसपास होता है। और आप यहां एक देख रहे हैं न्यूरॉन का एक पिक्चर, अच्छा सा पिक्चर आप देख रहे हैं। न्यूरॉन के मुख्य 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। डेंड्राइट कोशिका काय जिसको आप साइटोन कहते हैं, और एक्सॉन। डेंड्राइट पे हम लोग चर्चा करते हैं। डेंड्राइट क्या आप देख रहे हैं? डेंड्राइट आप देख रहे हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोन से निकली हुई है, कोशिका काय से निकली हुई है। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कोशिका काय से निकली हुई है। ये करता क्या है? ये करता है ये सिनैप्स से, आगे हम लोग देखेंगे सिनैप्स क्या है, इसी में देखेंगे। वो सिनैप्स से क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है और साइटोन को भेजने का काम करता है, कोशिका काय को भेजने का काम करता है। डेंड्राइट के अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेंड्राइट को मैसेज रिसीव भी करना होता है और मैसेज को आगे भेजना भी होता है, तो इस काम में काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा आप देख रहे हैं कोशिका काय। यहां देखें कोशिका काय, जो रेड आप देख रहे हैं बीच में बड़ा सा, वो कोशिका काय है, साइटोन है। ये क्या करता है? ये डेंड्राइट से इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल लेने का काम करता है। क्या करता है? ये डेंड्राइट से विद्युत संकेत ग्रहण करने का काम करता है। इसकी संरचना कैसी होती है? अनियमित होती है, इरेगुलर होती है, स्टार शेप संरचना भी आप कह सकते हैं इसकी। ठीक है, इसके अंदर खुद का अपना न्यूक्लियस होता है। आप पीला रंग का देख रहे हैं, वो बीच में जो आप देख रहे हैं वो उसका खुद का अपना न्यूक्लियस होता है, और उसके आसपास जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास का एरिया, उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस कोशिका द्रव्य के अंदर दानेदार कण पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं,
जिसे नीसल कण या नीसल बॉडी भी कहते हैं। ये नीसल कण या नीसल बॉडी जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये आपने देखा कोशिका काय के बारे में, ठीक है, कोशिका काय के बारे में। अब आप देखें उसके नीचे जो एक लंबी सी संरचना आप देख रहे हैं, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ साइटोन कहिए उसको, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ साइटोन, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक्सॉन है। एक लंबी सी संरचना जो साइटोन से निकली है, कोशिका काय से निकली है, उसको आप एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन जो है वो चारों तरफ से कवरिंग होती है उसको, जिसको कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा की परत होती है इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। और उस एक्सोलेमा की जो परत के ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर भी एक परत होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये देखिए माइलिन शीथ, एक्सोलेमा के ऊपर खंड खंड आप सेगमेंटेड देख रहे हैं, खंड खंड, वो क्या है? माइलिन शीथ है। और उस माइलिन शीथ के अंदर आपको स्वान सेल देखने को मिलेगा, स्वान सेल। उस माइलिन शीथ के ऊपर आपको स्वान सेल देखने को मिलेगा। और माइलिन शीथ आप देख रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है माइलिन शीथ। कहीं कहीं पे आप गैप देख रहे हैं, गैप, माइलिन शीथ के बीच में गैप देख रहे हैं। उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैम्बियर, नोड ऑफ रैम्बियर, ठीक है। और ये जो माइलिन शीथ होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ जो होता है उसकी वजह से सिग्नल का जो ट्रांसफर होता है वो काफी फास्ट हो जाता है। सिग्नल का ट्रांसफर माइलिन शीथ की वजह से काफी फास्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। और ये एक्सॉन क्या करता है? ये एक्शन करता है, ये साइटोन से सिग्नल को प्राप्त करता है, साइटोन से सिग्नल को प्राप्त करता है और उसको सिनेप्टिक नॉब को भेजता है, सिनेप्टिक नॉब को भेजता है। ये देखिए सिनेप्टिक नॉब नीचे, ये एक्सॉन साइटोन से सिग्नल रिसीव करेगा और उसको कहां कैरी फॉरवर्ड कर देगा? सिनेप्टिक नॉब के पास कैरी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, उसको कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं उसको? सिनैप्स कहते हैं। तो ये आपको मैंने बताया न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में, मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी। अब हम लोग बात करेंगे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को। न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं? न्यूरॉन के 3 प्रकार होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, रिले न्यूरॉन, अंतरा तंत्रिका कोशिका। 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कौन कौन से न्यूरॉन किस किस प्रकार के वर्क को करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन को पहले तो ये समझ ले, हम लोग रिसेप्टर भी कहते हैं और एफरेंट नर्व भी कहते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन अंगों से सिग्नल को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लाने का काम करता है। जी हाँ, अंगों से मैसेज को, संकेतों को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लाने का काम करता है। देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऐसा दिखता है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, दरअसल वो रीढ़ को हम लोग समझ लेते हैं, जो कि गलत है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ के बीच में जो आप देख रहे हैं, वो एक तंतु देख रहे हैं, फाइबर देख रहे हैं, वो जो है आपको स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो अंगों से मैसेज को, सिग्नल को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे हैंड पे किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करते ही इसकी सूचना मैसेज के रूप में, सिग्नल के रूप में सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मेरे ब्रेन को जा रहा है, मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच रहा है। कौन पहुंचा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई, ये क्या करता है? सिग्नल को ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। सेंस ऑर्गन जैसे कि नाक, जैसे कि कान, जैसे कि आंख, जैसे त्वचा, हमारा स्किन हो गया, टंग हो गया, ये सब क्या है? हमारा सेंस ऑर्गन है। और यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन पाया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन जैसे सेंस ऑर्गन पर पाया जाता है, ये देखिए ये सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन जैसे देख रहे हैं, आंख के विजन के लिए फोटो रिसेप्टर है, कान के लिए फोनो रिसेप्टर है, टंग टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है, स्किन के लिए थर्मो रिसेप्टर है, और फाइनली स्मेलिंग के लिए नाक में पाया जाता है हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो इस प्रकार ये सेंसरी न्यूरॉन हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या करता है। ये करता है, ये है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को अंगों तक ले जाने का काम करता है।
करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सिग्नल को संकेतों को कहां ले जाने का काम करता है, ऑर्गन तक। जैसे कि मच्छर ने बाइट किया, इसकी सूचना ब्रेन को भेजने का काम किया सेंसरी न्यूरॉन ने। अब ब्रेन एनालाइज करता है कि करना क्या है, वो एनालाइज करता है कि इस मच्छर को मारना है, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू प्रेरक तंत्रिका कोशिका के थ्रू मैसेज भेजेगा अंगों को कि आप इस मच्छर को मारो, तो आप देख लो कि सेंसरी न्यूरॉन ने ऑर्गन से मैसेज को भेजा ब्रेन को, मोटर न्यूरॉन ने ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को भेजा ऑर्गन को। तो यहां पे ये दोनों में आपको एकदम अंतर स्पष्ट समझ में आना चाहिए। अब ये रिले न्यूरॉन क्या करता है? रिले न्यूरॉन करता क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, उसके बीच का कनेक्ट उस दोनों के बीच का कनेक्टिंग ये मटेरियल है। जैसे आप देख लें कि कभी भी सेंसरी न्यूरॉन जो है डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन से नहीं जुड़ेगा, सेंसरी न्यूरॉन जुड़ेगा रिले न्यूरॉन से, रिले न्यूरॉन जुड़ेगा मोटर न्यूरॉन से। यहां पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में कैसे अंगों से सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जा रहा है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन से जुड़ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन निकलता मैसेज लेके निकल रहा है, अंगों तक पहुंच रहा है, मसल्स के पास उसके पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किस प्रकार अपने अपने कार्यों को वो पूरा करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में किस प्रकार सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, किस प्रकार सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो यहां पे मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा और उसको मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको सुनाना चाहूंगा। होता ऐसा है, आप यहां पे दो न्यूरॉन देख रहे हैं, एक ऊपर में और एक यहां नीचे में देख रहे हैं। उस न्यूरॉन से मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस वाले न्यूरॉन से होता क्या है, उस वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट साइनेप्स से केमिकल सिग्नल रिसीव करता है। उस वाले ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, साइनेप्स से केमिकल सिग्नल, रासायनिक संकेत रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट। और उस रासायनिक संकेत को डेंड्राइट जो है इलेक्ट्रिकल संकेत में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। और किसको भेज देता है? साइटोन को भेजता है। डेंड्राइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको भेजता है? साइटोन को, कोशिका काय को भेज देता है। और कोशिका काय से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता हुआ, आप देख लें, कोशिका काय से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता हुआ एक्सॉन से होता हुआ इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंच जाता है फाइनली साइनेप्टिक नॉब के पास। कहां पहुंच गया है? साइनेप्टिक नॉब के पास पहुंच गया है। साइनेप्टिक नॉब के पास जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है तो अब वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं रह जाता है, अब वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइनेप्टिक नॉब के पास पहुंचता है तो वह अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं रह के केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, जिसको आप एसिटाइल कोलिन नाम से जानते हैं, या न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी आप कहते हैं, एसिटाइल कोलिन भी कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब में इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में बदल चुका है, और जैसे ही साइनेप्टिक नॉब से ये बाहर निकलता है, साइनेप्स के पास पहुंचता है, तो केमिकल फॉर्म में ही पहुंचता है साइनेप्स के पास। और पुनः साइनेप्स से ये केमिकल सिग्नल कौन रिसीव कर लेता है? डेंड्राइट। ये देखिए, डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेता है, और डेंड्राइट उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर भेज देगा उसको साइटोन के पास, साइटोन से एक्सॉन से फिर वो जाएगा साइनेप्टिक नॉब के पास। तो इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल। तो इस वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो मैसेज का, जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, वैद्युत रासायनिक संकेत। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में वैद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा मैसेज जो है ट्रांसमिट करता है, आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पे आपको मैंने बताया कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिग्नल कैरी फॉरवर्ड करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूरॉन से ही जुड़ा हुआ रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, ये क्या है, इसको हम लोग यहां समझने वाले हैं।
अब फाइनली इस वीडियो के आखिर में हम लोग चर्चा करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप क्या है। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। मैं इसको कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा कि किसी भी एक्शन का क्विक रिएक्शन, किसी भी एक्शन का क्विक रिएक्शन ही रिफ्लेक्स एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके फेस के तरफ अचानक से किसी ने बॉल को उछाला तो आपका फेस, आपकी आंखें जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर है, सेंसरी ऑर्गन है, ये फोटो रिसेप्टर है, ये क्या कर रहा है सेंसरी ऑर्गन, उस बॉल, जो बॉल आपकी आंखों की तरफ आ रहा है, इस सिग्नल को सेंसरी रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर आपके ब्रेन को भेजता है, आपके ब्रेन को भेजता है। ब्रेन एनालाइज करता है कि आपके चेहरे की तरफ, फेस की तरफ ये बॉल आ रहा है तो क्या करना है। अब वह ब्रेन जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके हाथ को सूचना देता है कि इससे अपने चेहरे को बचाना है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक देर इसलिए हो चुकी होगी क्योंकि ब्रेन इस बात को एनालाइज करेगा कि ये बॉल आ रहा है, क्या करना है, तब तक टाइम निकल चुका होगा और ये बॉल आपके चेहरे से टकरा चुका होगा और ऐसे में आप घायल हो चुके होंगे। तो यहां पे ब्रेन के पास अगर ये मैसेज जाएगा तो वो एनालाइज करेगा, ब्रेन के पास अगर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा तो वो एनालाइज करेगा, देन वो मोटर न्यूरॉन को निर्देश देगा कि क्या करना है। इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसे में ब्रेन ने अपने लिए एक मैनेजर बहाल कर रखा है। जी हाँ, एक मैनेजर वो इसलिए बहाल कर रखा है कि ब्रेन कहता है कि छोटी मोटी कुछ ऐसी एक्शन होगी, अचानक से कुछ सडन एक्शन होगा, तो उन सूचनाओं को, उन संकेतों को मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से ही जो भी उसके लिए अनुक्रिया करनी होगी, जो भी एक्शन लेना होगा, जो भी रिस्पॉन्स करना होगा, वो तुम खुद से ही कर लेना। तो इसमें क्या होता है कि टाइम टेकिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा कि बॉल आपके चेहरे की तरफ आ रही है, आपके विजन का जो फोटो रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है, उस मैसेज को आपके स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, ब्रेन को नहीं भेजेगा। कहां भेजेगा? वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? क्विक मोटर न्यूरॉन को रिस्पॉन्स देगा कि अपने हाथ को उठाओ और उस बॉल से अपने चेहरे को बचाओ। तो क्या होगा, जैसे ही बॉल आपकी तरफ आएगा, अचानक से आपका हाथ ऐसे आ चुका होगा। ये क्या है? किसी एक्शन का क्विक रिएक्शन, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, अगर डिफिनेशन से समझेंगे आप, बाहरी वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन के प्रति होने वाली अनुक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स अगेंस्ट सडन एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मैं यहां भी एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा। यहां आप देखें कि एक व्यक्ति जो है, अचानक से उसकी जो उंगली है वो कैंडल को टच कर जाती है, मोमबत्ती को टच कर जाती है। मोमबत्ती को जैसे ही टच करती है तो उसकी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो सूचना को लेके जाती है कहां? स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहां जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट क्या एक्शन लेना है, क्या करना है? हाथ को वहां रखे रहना है या हाथ को वहां से हटाना है? इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक निर्देश देता है, किसको? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो है उस निर्देश को लेके जाता है हाथ की मांसपेशियों के पास, और जैसे ही हाथ की मांसपेशियों के पास वो निर्देश जाता है, हाथ में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हाथ आपका उस कैंडल के ऊपर से हट जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मैं आपको बता रहा हूं ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लगभग 0.15 सेकेंड का ही समय लगता है, जो शून्य समय के बराबर है। तो ये जो एक्शन हो रहा है, किसी भी, ये जो रिएक्शन हो रहा है किसी भी एक्शन के प्रति, ये कहलाता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, ये कहलाता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया। कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन जो है मैसेज को कहां लेके जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के पास, ब्रेन के पास नहीं जा रहा है। और स्पाइनल कॉर्ड वो निर्देश दे रहा है मोटर न्यूरॉन को, और वो अंगों तक जा रहा है, अंगों में संकुचन हो जा रहा है और एक्शन हो जा रहा है। चाहे वो बॉल से बचने का एक्शन हो या किसी गर्म चीज को छूने के बाद वहां से हाथ हटने का एक्शन हो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। अब हम समझते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या है।
प्रतिवर्ती चाप कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। प्रतिवर्ती क्रिया को पूरा करने के लिए संवेदी तंत्रिका, पेरेट तंत्रिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करते हैं जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जी हाँ, कुछ नहीं है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ नर्व विच इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। जो कुछ भी आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है, आपका जो मोटर न्यूरॉन है, आपका जो न्यूरल न्यूरॉन है, ये जो प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिल करके, स्पाइनल कॉर्ड के साथ मेरुरज्जु के साथ मिलकर के जो एक पथ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से देखिए एक पथ का निर्माण कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं इसके अंदर? इसके अंदर आपका रिसेप्टर है, इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन है, इसके अंदर आपका रिले न्यूरॉन है, इसके अंदर आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से निर्देश गया है कहां पे? मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन से कहां गया है? फिर ये अंगों को गया है। तो ये जो एक पूरा पथ का निर्माण होता है, पाथवे बनता है, इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, इसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो यहां पे पार्ट 1 वीडियो खत्म होता है, समाप्त होता है नियंत्रण एवं समन्वय का। अगली बार हम लोग पार्ट 2 में आपके साथ मिलेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पार्ट 2 वीडियो के अंदर मिलेंगे, जहां हम लोग देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो अभी आप लोग इस चीज को यहाँ पे अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए, और मैं चाहूंगा कि अगला जो वीडियो पार्ट 2 हम लेके आ रहे हैं उसको समझने के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप लोग इसको अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए। और कहीं भी इसके अंदर कोई भी चीजें आपको दिक्कत आती हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। आप उसके बारे में अगर आप कोई क्वेरी करना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख करके आप उससे फर्दर मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों, आप सभी एंजॉय करें, मस्ती करें और खूब अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।